हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 13 जुलाई का दो हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई नो 12th का बैकलॉग है, वो कुछ फैमिली के साथ बिजी थी मैं, इसलिए 12th का नहीं हो पाया, पर 13 का करेंगे। 12th का मार्क्ड है तो मैं बहुत जल्द पढ़ा दूंगी। एयर इंडिया जेट क्रैश्ड आफ्टर फ्यूल कट ऑफ। अब यहाँ पर हमें प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, मतलब स्टार्टिंग की रिपोर्ट, ऊपर से ये पता चला है कि एयर इंडिया अहमदाबाद का जो क्रैश हुआ वो क्यों हुआ। लिखेंगे एयर इंडिया जेट crashed after फ्यूल कट ऑफ। तो फ्यूल की जो जो फ्यूल सप्लाई है वो कट ऑफ हो गई थी, ठीक है ना, ये हमें पता चला है। ठीक है, नाउ एयरक्राफ्ट बिकेम एयरबॉर्न सेज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? ये स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऊपर से अगर हम देखें तो रीजन ये था, ठीक है ना, लॉस्ट ऑफ इंजन थ्रस्ट and both engines shut down, ठीक है, precipitating the crash of Boeing 7878 aircraft, which killed at least 260 people, including 19 on ground. The fuel cutoff switched off the engines, transitioned from run to cutoff position one after another with the time of 1 second, said the report. अब ये रिपोर्ट कौन लेकर आया है? This is report submitted by Aircraft Accident Investigation Bureau. तो अब यहाँ पर वी नीड टू नो कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कौन लेकर आया है? एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। एंड क्या बोला गया कि फ्यूल कट ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से इंजन्स को लॉस ऑफ इंजन थ्रस्ट हुआ और बोथ इंजन्स जो थे वो शट डाउन हो गए। ये कहाँ पर पाया गया है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में। रिपोर्ट पॉइंट्स टू ह्यूमन इंटरवेंशन एज अ कॉज ऑफ क्रैश। द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ऑन द tragic fatal crash of Air India's London flight soon after release it voluntary or under international pressure. The report has given details, but there are several issues that are not covered. For the past 1 month, तो YouTube पे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हाँ इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ। तो रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन कॉज ऑफ क्रैश बताया जा रहा है। तो 4th पॉइंट हमारा क्या लिखेंगे? रिपोर्ट पॉइंट्स टू human intervention as a cause of crash. cause of crash क्या है? ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं टाइमलाइन। द एयर इंडिया 171 क्रैश का रीजन क्या था? ठीक है, तो ये जून 12th को टेक ऑफ किया था। प्लीज गाइज, एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स, चाहे आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, मोस्टली लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वाले ये चैनल देखते हैं, दूसरों को भी देखना चाहिए। ठीक है, दिसंबर के अंदर आपके एग्जाम्स हैं, चाहे अगर हम क्लैट, एलेट, स्लैट की बात करें और AIT की बात करें, ठीक है, और चाहे हम 2025 के एग्जाम्स की बात करें। जून इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ जून के अंदर ये क्रैश की हमने सारी स्टोरी कवर करी हुई है, प्लीज़ इसको कवर करना। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स कवर होंगे, डिटेल वहाँ पर आपको मिलेगी जो तब की डिटेल थी। द US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इशूड स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन 2018 रिगार्डिंग द पोटेंशियल डिसएंगेजमेंट ऑफ फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर। तो ये एक मतलब था, इन्होंने ये किया था। द सजेस्टेड चेक्स वर नॉट कैरिड आउट बाय एयर इंडिया एज SAIB वॉज एडवाइजरी नॉट मैंडेटरी। मतलब एक एडवाइजरी जारी करी गई थी जहां ये स्विच के बारे में बात हुई थी। फ्यूल स्विचेस रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्यूल इनटू द एयरक्राफ्ट इंजन। दे आर जनरली गार्डेड विद ब्रैकेट्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल मूवमेंट्स एंड देयर इज अ प्रोसीजर इन प्लेस फॉर इट्स यूज, सेज veteran pilot. The switches have to be first pulled up before changing their position. एयरक्राफ्ट लिफ्ट्स ऑफ, ये बता रहे हैं कि क्या हुआ। ठीक है, 1:38 पे 39 PM पर हुआ। सेकंड्स का ही फर्क था, तो इन्होंने सेकंड्स के बारे में बात करी है। फ्यूल 39 पे हुआ, 42 पे स्विच कट ऑफ हो गया। ठीक है ना, इंजन्स, वन ऑफ द पायलट्स हर्ड आस्किंग द अदर व्हाई डिड ही कट ऑफ द फ्यूल सप्लाई। द अदर पायलट रिस्पॉन्डेड दैट ही डिड नॉट। Both fuel cutoff switches moved back to their original run position. Mayday call issued from the pilot cockpit before radio silence. ATC notice aircraft crashing. Black box stopped recording. इतनी ही रिकॉर्डिंग है।
इतना ही डाटा है, ठीक है। 180 नॉट्स मैक्सिमम रिकॉर्डेड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द क्रैश। तो ये हमें क्रैश का पूरा पता चलता है, ठीक है। तो हसीना, शेख हसीना, हु इज शेख हसीना? शेख हसीना यूज्ड टू बी द पीएम ऑफ बांग्लादेश। उनको लास्ट ईयर भाग करके बांग्लादेश से इंडिया आना पड़ा बिकॉज बांग्लादेश के अंदर बहुत गंदे वाली प्रोटेस्ट हो गई थी, ठीक है। उनकी जो बेटी है, ठीक है ना, वो लीव पर है। तो कहाँ से लीव पर है? साइमा वाजिद ऑन लीव फ्रॉम WHO। अब साइमा वाजिद जो है वो किस पोजीशन पर है, ठीक है। साइमा वाजिद जो है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजनल डायरेक्टर है किसकी? WHO की। एंड व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हैज प्रोसीडेड एन इन्फिनाइट लीव फ्रॉम फ्राइडे, ठीक है ना, इज ऑन इन्फिनाइट लीव, इज ऑन क्यों भाई? क्योंकि बांग्लादेश एंटी करप्शन कमीशन फाइलिंग केसेस अगेंस्ट मिस वाजिद। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो मैंने बताया ना कि हर मदर हैड टू रन फ्रॉम बांग्लादेश, यूज्ड टू बी द पीएम ऑफ बांग्लादेश। इंडिया भाग करके आई, वहाँ इतनी प्रोटेस्ट हुई, तो जो भी चीज़ें हुई उसके ऊपर कमीशन बिठाया गया। अब कमीशन कह रहे कि उसकी मदर में भी क्या है, इसको भी इन्वॉल्व किया जा रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इन बांग्लादेश एंटी करप्शन कमीशन ने केसेस फाइल करे हैं और कुछ चीज़ें हुई हैं। तो इसीलिए शी बीइंग द साउथ ईस्ट एशियन रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO, शी हैज़ गॉन ऑन अनलिमिटेड लीव। हु इज साइमा वाजिद? She is the daughter of former PM of Bangladesh, शेख हसीना। ये आपको क्लियरली लिखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ये 5 years टर्म कितना होता है? डायरेक्टर का टर्म कितने सालों के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज द टर्म माइक्रो फाइनेंस? अब जो हमारे देश के गरीब लोग हैं वो बैंक के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो वो कहाँ से पैसा बोरो करते हैं? ज़रूरत तो पड़ती है, ठीक है ना। तो ये वो होते हैं माइक्रो फाइनेंस, वो वाली जगहें होती हैं जहाँ से, ठीक है ना, जो लोग, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स लिखेंगे, इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस who lack access to conventional banking, जिनका कन्वेंशनल बैंकिंग को असेस नहीं है, ठीक है ना, जो लोन नहीं ले सकते हैं, वो छोटे छोटे जगहों से इंडिविजुअल से लोन लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो मेन सोर्सेज हैं, वहाँ से नहीं ले सकते, उनके पास कुछ गिरवी रखने को नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, तो वो माइक्रो फाइनेंस होता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे देश के मैक्सिमम लोग जो हैं, 96% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो माइक्रो फाइनेंस, 96% ऑफ पॉपुलेशन हैज access टू बैंक अकाउंट, ठीक है। वो अब यहाँ पे 96% जो है वो बैंक अकाउंट को असेस है, उनके पास बैंक अकाउंट है, बट एज पर द एनालिसिस इंडिया के जो पुअर हैं, इंडियाज पुअर एंड लो इनकम households depend on informal and more expensive sources of borrowing। मतलब वो बैंक के पास नहीं जा रहे हैं, वो किसके पास जा रहे हैं? कन्वेंशन माइक्रो फाइनेंसिंग वालों के पास जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। गवर्नमेंट डाटा शो दैट बाय 2021 अबाउट 96% had at least one member of the family had bank account. Analysis by Mr. Chaudhary's team of data from the Center Monitoring Indian Economy found between the number of borrowers from the economically weaker sections were inform, ठीक है ना, वो जो है नॉन बैंकिंग
मतलब माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए जा रहे हैं, बैंक्स के पास नहीं जा रहे हैं, सेफ लोगों के पास नहीं जा रहे हैं अपना लोन लेने के लिए, जहां पर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं, वहां से ये हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर 96% ऑफ इंडियंस डू हैव बैंक अकाउंट, और ये हमने डाटा कहाँ से उठाया है? बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, ठीक है ना, फाउंड इन 2018-19 एंड 2022-23, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। सेंटर एग्जाम 78% ऑफ थर्मल प्लांट्स फ्रॉम इंस्टॉलिंग की एंटी पॉल्यूटिंग सिस्टम्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन इन्वायरमेंट, इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज एग्जेम्प्टेड majority of India's thermal plants from installing flue gas desulfurization. क्या कह रहे हैं कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने एग्जेम्प्ट कर दिया है कि जो थर्मल प्लांट्स है, व्हाट आर थर्मल प्लांट्स? थर्मल प्लांट्स क्या होते हैं? जहां पर कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, फ्रॉम इंस्टॉलिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD सिस्टम्स, ठीक है ना। तो ये सल्फर जो होता है, जो बहुत ही भयानक चीज होती है, नॉट हेल्दी, उससे हमें बचाता है, तो इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, ठीक है। अब किनको सॉफ्ट स्टॉप किया है और क्या है ये? तो अब डीसल्फराइजेशन, ठीक है ना, विच आर डिजाइंड। अब FGDs होते क्या है? FGD are designed to cut sulfur dioxide, SO2 emissions. फ्लू गैस क्या है? व्हाट इज फ्लू गैस? ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम ग्लू गैस से याद कर सकते हैं। ग्लू गन होती है फ्लू गैस, अ रेजिड्यू फ्रॉम burning fuels in thermal power plants emit SO2 which can mix in the atmosphere and create secondary particulate matter linked to air pollution. क्या होता है ये रेजिड्यू? रेजिड्यू क्या होता है? बचा हुआ सामान, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, समथिंग दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। फ्लू क्या होता है? फ्लू गैस क्या है? अ रेजिड्यू फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स इन थर्मल पावर, ठीक है ना। थर्मल पावर कोल को बर्न किया जाता है तो पीछे ये बच जाता है, वो SO2 एमिट करता है, विच मिक्स इन द एटमोस्फियर, ठीक है ना, एंड क्रिएट सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर लिंक्ड टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सल्फराइजेशन हो जाती है, तो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है ये सल्फर। अब इसको रोकने के लिए FGDs लगाए जाते थे। अब FGD लगाने से एग्जेम्प्ट कर दिया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, ये तो बहुत गलत है। देयर आर अबाउट 180 TPPs। इंडिया में कितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं? 180। कितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं? 180। इंडिया हैज अबाउट 180 TTPs, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। 180 TPPs हैं।
Single plant can have multiple units. Now on about only 11% of India's 600 thermal power plant units located within a 10. अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 TPP can have multiple units. ठीक है ना? ठीक है, इंडिया में 11% ऑफ इंडियाज 600 थर्मल पावर plants units located within 10 kilometer radius of national capital region or cities with a population of at least 1 million and coming under category A. क्या है ये? have to mandatorily install FGD सिस्टम्स. इनको क्या करना है? FGD सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं. ठीक है ना? किनको इंस्टॉल करने हैं? जो नेशनल कैपिटल रीजन में, मतलब दिल्ली या उसके आसपास के रीजन वाले थर्मल प्लांट्स, प्लस जिन रीजन्स की क्या है और सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1 मिलियन. और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दे कम अंडर कैटेगरी ए. ठीक है. अनदर 11% ऑफ TTPs अंडर कैटेगरी बी लोकेटेड विद इन 10 किलोमीटर. अब ये हमारा पॉइंट 5 बनेगा, 5th पॉइंट बनेगा, बट क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो जो अनदर 11% ऑफ TPPs अंडर कैटेगरी बी लोकेटेड विद इन 10 किलोमीटर radius of critically polluted areas or non-attainment cities NAC may or may not have to install the system. अब ये क्या कह रहे हैं? 11% जो हैं TPPs जो कैटेगरी बी में आते हैं. अब कैटेगरी बी में कौन से आ रहे हैं? जो कि क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज हैं, जो भी विद इन 10 किलोमीटर रेडियस में है, क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज या नॉन अटेनमेंट सिटीज जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो इंस्टॉल कर सकते हैं. अब यहाँ पर मे और मे नॉट इंस्टॉल, उनकी मर्जी है वो इंस्टॉल करे या नहीं. रिमेनिंग 78% थर्मल प्लांट्स कैटेगरी सी है. तो कैटेगरी सी वाले, तो रिमेनिंग 78% of thermal plants under category C are now exempt from installing FGD systems. ठीक है. The updated rules are regarding the installation of FGD are in line with the recommendations of an expert committee constituted by. अब यहाँ पर ये जो rules हैं ये क्यों change करे गए हैं, किससे पूछकर करे गए हैं? ठीक है ना? Rules upgraded are in line with recommendations of expert committee constituted by principal science advisor अजय सूद. अब इस चीज को हम समझेंगे, थोड़ा लंबा डाटा है. ठीक है ना? आजकल पता नहीं क्या हो गया, न्यूज लंबी हो गई है. तुम्हारी किस्मत चेंज हो रही है. ठीक है.
अब देखो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी ए वाले शहर बता दिए हमें, कैटेगरी बी वाले बता दिए और कैटेगरी सी वाले बता दिए, ठीक है ना। कहते जो तो जहां पर पॉल्यूशन बहुत है वो कैटेगरी ए वाले शहर है, वहां तो लगना ही लगना है। ये 11% थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। फिर आ गए कैटेगरी बी और 11% थर्मल पावर प्लांट। वो कौन से शहर है जो 10 किलोमीटर के रेडियस में है, या तो नेशनल कैपिटल रीजन के एनसीआर रीजन में दिल्ली के आसपास, या फिर जिनकी पॉपुलेशन जो है 10 मिलियन, एक मिनट, जिनकी पॉपुलेशन, एक मिनट, यहाँ पे रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट अ मिलियन, पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट अ मिलियन वाले, ठीक है ना। इनको कह दिया मे और मे नॉट, ठीक है ना, कि लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम पे छोड़ दिया हमने। कैटेगरी सी वाले जो हैं, ठीक है ना, जो बचे कुचे हैं, उनको कह रहे हैं ना लगाओ, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, इनको बोल दिया पक्का लगाओ। तो ये इनका है। अब ये किसने डिसाइड किया? ये एक रिपोर्ट आई थी जो कि प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर ने बिठाई थी, और उन्होंने बोला था कि भाई ये बहुत ही महंगे होते हैं हर को लगाने, तो आप देखो क्या ये कंपलसरी, क्या ये ज़रूरी है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। क्यों कंपलसरी, क्यों ज़रूरी नहीं है लगाने? देखो ये हेल्प तो करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक तो हैं, बट वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी ए वालों के लिए मैंडेटरी है, कैटेगरी सी वालों के लिए जो है उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, ठीक है जी। ये सारे नोट्स, देख कितने अच्छे सुंदर नोट्स आप बना रहे हो। सुंदरता की बात नहीं है, आपको ये समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। इनको रिवाइज करिए क्लास के बाद, ताकि आपको और समझ में आए कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। और अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही खुद ब खुद दिमाग में घुस जाएंगे तो पता नहीं फिर क्या ही होगा, ठीक है। और कई बच्चे बोलते हैं ना ईजी तरीका बता दो याद करने का, बेटा ऐसा करो, बहुत ईजी तरीका है। जो नोट्स बनाए उनको मिक्सी में डालो, घुमाओ, पानी के साथ घोलो और पी जाओ, शायद याद हो जाए। याद तो करने पड़ेंगे ना। अब तुम्हारे लिए शॉर्टकट ही तो है। सोचो, मैंने पहले पूरा द हिंदू उठाया, उसको पढ़ा, ठीक है, फिर उसमें से इम्पॉर्टेंट मार्क किए, रिसर्च करी, और फिर तुम्हें अब समझा रही हूँ। तुम्हारा इतना काम बच गया। फिर तुम्हें ये भी बता रही हूँ भाई कौन सा क्वेश्चन आएगा, तुम्हें पीवाई क्यूज भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या? अपने सीनियर से जाके पूछो, 2020, 21, 22 वालों से पूछो जिन्होंने खुद न्यूज़पेपर पढ़ा है। आप कहोगे अरे दूसरे एनालिसिस हो रहे थे बट नोट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो तुम्हें मिल रहे हैं तो फिर कदर करो। अब CBFC क्लियर्स जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या था कि जो मेन करेक्टर, तो मेन, आओ तुम्हें थोड़ी इंग्लिश सिखाती हूँ। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, हाँ मिल नहीं रहा, चलो चलो। अब यहाँ पे मैं मतलब इंग्लिश बाद में सीखेंगे जब वर्ड मिलेगा, अभी पहले हम लिख लेते हैं। सो CBFC जो है, CBFC थोड़ा पतला कर लूँ पेन। CBFC क्लियर्स जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला with U/A सर्टिफिकेट, ठीक है। CBFC क्लियर्स जानकी वर्सेस स्टेट विद U/A सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जो CBFC है, व्हाट इज CBFC? क्या है CBFC? मतलब जो फिल्म कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है तुम्हारी फिल्म सही लग रही है चला लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो CBFC की हमको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए या नहीं? मैं बता रही हूँ, पता होनी चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ इस मूवी में क्या प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम जो भी थी, इन्होंने क्या किया, इसका नाम जो है जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से जानकी वी कर दिया, यहाँ पे वी ऐड कर दिया। क्यों? जो जानकी नाम है वो माता सीता का नाम है, ठीक है ना। जानकी इज विच इज अनदर नेम ऑफ गॉडेस सीता, एंड जानकी इज द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर, ठीक है ना, इन दिस फिल्म। तो अब इस फिल्म में उनका रेप होता है, वो आर्ग्यू करते हैं, ये वो, तो कह रहे हैं कि ये थोड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, इसीलिए आप चेंज कर दीजिए। तो नाम चेंज कर दिया है, ठीक है ना। और हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी? डायरेक्टर प्रवीण नारायण नन,
तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्यों क्वेश्चन उठाया गया था इस मूवी पे, और अंग्रेजी सिखाने वाला वर्ड ही नहीं मिल रहा है मुझे, पर मुझे याद है, देखा तो था, एक बार फिर भी देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है, छोड़ो, नहीं मिल रहा मुझे वो वर्ड। आई एम स्टूडेंट हेल्ड फॉर अलेज रेप ऑन कैंपस। अब यहाँ पे कैलकाटा में इतने सारे रेप होने लग गए हैं, पहले मेडिकल कॉलेज वाला हुआ, ठीक है ना, लॉ कॉलेज वाला हुआ, चलो वो कहते हैं कि एमबीए वालों को भी क्यों, उनके माँ बाप को भी क्यों चैन की नींद सोने दिए, तो आई एम बैंक कैलकाटा में भी हो गया, ठीक है, कोई वाह वाली बात तो है नहीं है ये। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, विजिट द फोर्ट्स ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स विच मेड इट टू यूनेस्को लिस्ट। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जो हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स मेड इट टू यूनेस्को लिस्ट। तो यूनेस्को में आ गए हैं, रिकॉग्नाइज हो गए हैं, लोग अब जाएंगे, ठीक है, घूमने। वैसे मराठा जो फोर्ट्स है ना, मतलब उनका जो बनावट है, जो बने हुए हैं, मतलब सच में देवर नो वन कुड कॉन्कर देम। एंड द वे महाराष्ट्र, you know, the people adore Chhatrapati Shivaji in Maharashtra. I have told you about that. Oh my god, that gives me chills. I mean, in North India, this is very less. That you are adoring a warrior. It's like every car, everybody, every dhaba hotel is going to have a statue, either small or big, of Chhatrapati Maharaj. And it is so, I mean, empowering. It is like they connect on something so so empowering. So yeah, hats off to Maharashtra. ठीक है, महाराठा और वही मराठा मिलिट्री जो है, उनके फोर्ट्स जो हैं अब यूनेस्को में आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट होती है, लिस्ट हेरिटेज भी ऐड कर लो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मराठा military landscapes comprise of 12 majestic forts। यहाँ पे क्या है, 12 फोर्ट्स आते हैं इसके अंदर, 12, ठीक है ना। 11 लोकेटेड इन महाराष्ट्र, 11 लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड 1 इन तमिलनाडु। ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगेगा कि मराठा इज इक्वल टू महाराष्ट्र, सारे फोर्ट्स आर इन महाराष्ट्र, बट नहीं, एक जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। When we speak of glorious Maratha Empire, we associate it with good governance, military strength, cultural pride, and emphasis on social welfare. The great rulers inspire us with their refusal to bow to any injustice. तो ये हमें उनसे शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। और इनको रिकॉग्निशन कहाँ पे मिली, 47th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। इससे पहले अहोम किंग्स के जो थे वो रिकॉग्नाइज हुए थे लास्ट ईयर असम में, ठीक है ना। तो ये क्या है, 47 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन हुआ, वहाँ पर ऑफिशियल नॉमिनेशन था, ठीक है। ये क्या था, इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन फॉर द 2024-25 साइकिल मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये क्या बन गए हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड होने वाले इंडियाज 44th प्रॉपर्टी टू रिसीव दिस recognition. Spanning from the 17th and 19th century CE, this extraordinary network of forts demarcates the strategic military vision and architectural ingenuity of the Maratha Empire according to Union Culture Ministry. ठीक है, spanning ये कब से कब बने हैं, spanning from 17th to 19th centuries के बीच में ये बने। The selected sites include, now this is very important, कौन कौन सी include है, ठीक है। तो यहाँ पे सलहेर,
जितनी याद होती हैं उतनी याद कर लो। शिवरेनी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवरानादुर्ग, पन्हला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग इन महाराष्ट्र। ठीक है, अलॉन्ग विद, अब जो एक तमिलनाडु में है वो बहुत ज़रूरी है, वो कौन सा है? जिंजी, जिंजर से याद हो सकता है, वो क्या है? जिंजी फोर्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मराठे वाले से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन जो है वो जो आ सकता है वो है 96th MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है ये? ठीक है, बॉस मैच ऑफ इनविटेशन हॉकी टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट है, इसके विनर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है वो किस गेम से रिलेटेड है? हॉकी से। ठीक है, ट्रम्प अनाउंसेस 30% टैरिफ ऑन मेक्सिको एंड EU। किस पे? मेक्सिको और EU पे कितना लगा दिया? 30% टैरिफ लगा दिया। चलो आगे चलेंगे। US प्रेसिडेंट ट्रम्प, अब ट्रम्प जो है वो किसको धमकी दे रहे हैं कि भैया तुम जो ग्रुपिंग बना के बैठे हो मैं तुम्हारे ऊपर 10% टैरिफ लगा दूंगा। कौन सी ऐसी ग्रुपिंग है? ब्रिक्स। क्यों? बाय, क्योंकि ब्रिक्स जो है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उठाया था, उसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई डॉलर जो है उसके अंदर उसके में ट्रेड हो रही है डॉलर में। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जैसे ही रशिया की यूक्रेन के साथ वॉर लगी, इन्होंने कहा कि हम तुम्हें स्विफ्ट में से बाहर निकालते हैं, तुम डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर सकते, दैट इज़ द कॉमन करेंसी, पेमेंट्स कैसे करोगे, ये सब करोगे। तो मतलब US ये सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है ना, अब ये सब देखते हुए कि US अपनी ऐसे चलाता है, तो कंट्रीज ने कहा ठीक है, हम खुद ब खुद व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज हम अपनी अपनी करेंसीज के अंदर करने लग जाते हैं डील, और ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ट्रम्प पावर में आ गया। ट्रम्प कहता है ऐसे कैसे, तुमने डी डॉलराइजेशन की बात कैसे करी? तो ब्रिक्स जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी? डी डॉलराइजेशन के बारे में। ठीक है ना, इवन बिफोर ही वाज स्वॉर्न इन एज US प्रेसिडेंट फ्रॉम द सेकेंड टाइम, डोनाल्ड ट्रम्प US प्रेसिडेंट दूसरी बार बने। ठीक है, पहली बार बने थे, दूसरी बार बने। ठीक है, हैज मेड इट क्लियर दैट ही सॉ द ब्रिक्स ग्रुपिंग एज एंटी अमेरिकन एंड अ थ्रेट टू द डॉलर दैट ही नीडेड टू न्यूट्रलाइज। तो ब्रिक्स को क्या देखते हैं? तो ब्रिक्स US, ठीक है, क्या देखते हैं? ट्रम्प की नजर में ब्रिक्स क्या है? एक तो इसको डी डॉलराइजेशन वाला डर सता रहा है कि भैया ये कुछ कर ना दे, करेंसी कोई और ना बना दे, अपनी करेंसी में ट्रेड ना कर रहे। तो ये ग्रुप को एंटी अमेरिका बोल रहा है ये। ठीक है, ट्रम्पी भैया, इनको नहीं पसंद। अब आगे, ऑन November 30 लास्ट ईयर मिस्टर ट्रम्प सेड दैट US वुड रिक्वायर ब्रिक्स मेंबर्स टू कमिट दैट दे वुड नॉट क्रिएट अ न्यू ब्रिक्स कॉमन करेंसी। ठीक है ना, आस्क्ड ब्रिक्स नॉट टू क्रिएट न्यू ब्रिक्स कॉमन करेंसी। ठीक है, नॉर एनी अदर डॉलर, नॉर एनी अदर करेंसी टू रिप्लेस द माइटी US डॉलर, थ्रेटिंग 100% टेरिफ ऑन देम। पहले 100% बोला था, अब 10% बोल रहा है। मिस्टर ट्रम्प्स इरिटेशन अपीयर्स फ्रॉम 2023 जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स हुई। ठीक है ना, उसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज थे, ठीक है ना, डिस्कस्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पर ब्रिक्स 2023 जो कि साउथ अफ्रीका में हुई, वहाँ पे क्या हुआ? मेंबर कंट्रीज
members discussed BRICS cross-border payments initiative। ब्रिक्स का जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव है वो डिस्कस किया, और वो क्या एम है? दैट एम्स टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इन ब्रिक्स कंट्रीज थ्रू लोकल and other mechanisms। क्या है? फैसिलिटेट करना है। क्या फैसिलिटेट करना है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इन ब्रिक्स कंट्री थ्रू लोकल करेंसीज एंड अदर मैकेनिज्म्स। ठीक है ना? ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया। और ये क्यों करा? इनिशिएटिव क्यों स्टार्ट किया? डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों स्टार्ट किया? जो इन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के ड्यूरिंग जो रशिया के साथ हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर के ड्यूरिंग जो रशिया के साथ हुआ, उससे कंट्रीज डर गई कि यार ये हमारे साथ भी कर सकता है। प्रॉब्लम्स वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया हैव मेंट फॉर ट्रेडिंग पार्टनर्स। और ये भी हुआ, इन्होंने ट्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स भी फेस करी जब रशिया के साथ ट्रेड करने में हुआ। ठीक है ना? तो अब ये तभी ये बात करें। और ब्राज़ील पे तो इन्होंने, जो कि ब्रिक्स का मेंबर है, उस पर 50% टैरिफ लगा भी दिया। और क्या बोला कि जो तुम्हारा पिछला प्रेसिडेंट था जिस पे तुम एक्शन ले रहे हो, क्यों एक्शन ले रहे हो? मजे के लिए ट्रम्प एक्शन ले रहा है? नहीं, वो कू करने की कोशिश करी। ठीक है ना? जो पावर में लोग हैं उनको बाहर फेंकने की कोशिश करी। उस इंसान के अगेंस्ट जिसने गलत किया उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पे 50% टैरिफ लगा रहा हूँ। वाह ट्रम्प भैया, वाह, मजा आ गया। रीजन तो तुमने ऐसा ढूंढा कि दिल खुश हो गया, गार्डन हो गया। मतलब बेफालतू का रीजन ढूंढा और लगा दिया। तो ब्रिक्स के साथ ये दुश्मनी है। क्लैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बन सकता है। आप एक पैरा एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रिक्स के ऊपर, और उसके रीजंस और ये सब चीज़ें, उसके जो चीज़ें यूएसए ने स्टेप्स लिए उसमें से क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। ठीक है? A recent report by the World Bank has generated significant debate with regard to the true picture of inequality in Indian economy. Indian economy की inequality report by World Bank, report by World Bank on Indian economy and inequality। ठीक है ना? तो यहाँ पर द रिपोर्ट आउटलाइन अ नंबर ऑफ सैल्यूटरी आउटकम्स, नॉट ओनली हैव एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो क्या बोल रहे हैं ये? सैल्यूटरी, बहुत सैल्यूट देने वाले आउटकम्स हुए हैं। ठीक है ना? एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, बहुत बुरी तरह से एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो कम हो गई है। इनइक्वालिटी has reduced to, तो इन्होंने क्या यूज किया? द गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट क्या है? अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 with 1 indicating extreme inequality has fallen from 0.288 in 2011-12 to 0.255 in 2022-23, making Indian economy with one of the lowest levels of inequality in the world. However, as plenty of वो कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई है।
ठीक है ना। हाँ, इंडिया कुछ अचीव कर ले तो ट्रू पिक्चर नहीं है ना। वेरी गुड। तो हमें क्या याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है इंडियन इकोनॉमी और इनइक्वालिटी में, उसमें इन्होंने बोला है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी कम हो गया इंडिया में। गिनी कोएफिशिएंट अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 with 1 indicating extreme inequality has fallen from 0.88 in 2011-12 to 0.255 in 22-23। याद रखना है ये। making India economy one of the lowest level of inequality in the world। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। मिजोरम हैज बीन ग्रैपलिंग, किससे लड़ रहा है मिजोरम? रिफ्यूजीज से। अब रिफ्यूजीज कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, मिजोरम में रिफ्यूजीज कहाँ से आ रहे हैं? म्यांमार से। ठीक है ना। ये पढ़ते हैं। मिजोरम हैज बीन ग्रैपलिंग विद रिफ्यूजी क्राइसिस सिंस February 2021 मिलिट्री कू का मतलब क्या होता है? व्हेन द गवर्नमेंट इन पावर इज ओवरथ्रोन। ठीक है ना, लात पड़ जाती है, और ये लात यहाँ पर मिलिट्री ने मारी है। ठीक है ना। गवर्नमेंट इन पावर कौन सी होती है? जिनको लोगों ने चूज करके बिठाया है। ठीक है ना, उसको लात पड़ गई और कौन पावर में आ गई? मिलिट्री। ठीक है जी। आफ्टर मंथ्स ऑफ लल का मतलब क्या होता है? शांति, कुछ नहीं हुआ। बियॉन्ड द स्टेट्स बॉर्डर्स सम 4000 रिफ्यूजीज क्रॉस्ड ओवर म्यांमार इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, 4000, ये हम लिखेंगे 4000 रिफ्यूजीज केम फ्रॉम म्यांमार टू मिजोरम। ठीक है ना। राम राम का भगवान का नाम लेते लेते कहाँ गए? मिजोरम। मणिपुर में कंफ्यूज नहीं होना। राम म्यांमार से किसके पास है? भगवान के चरणों में, राम जी के चरणों में, याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद म्यांमार इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई फॉलोइंग अ फ्रेडरिसिडल बैटल बिटवीन टू राइवल आर्म ग्रुप्स। भाइयों में जो एक हुआ करते थे दो ग्रुप्स, वो अब अलग हो गए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। मिजोरम इज नाउ कॉट बिटवीन पुशिंग बैक द रिफ्यूजीज हु आर एथिकली रिलेटेड टू स्टेट्स डोमिनेंट मीजोस एंड लेटिंग देम स्टे डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अ टेपेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर। तो अब यहाँ पर उनको रहने भी दिया जा रहा है, बट डर भी लग रहा है। इनसे डर क्यों लगता है? क्योंकि ये भैया हमारे साथ ही भी लड़ पड़ते हैं। Within a week from July 3, some 4000 Myanmars from Myanmar's Chin state crossed into Mizoram's Champai district। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट से कहाँ आ गए? ठीक है ना। crossed from, ये साथ साथ में लिखे जाओ, Myanmar's Chin state into Mizoram's Champai district। चंपा से याद कर सकते हैं, चंपई। ठीक है ना। और ये गन फाइट किसके बीच में है? किसके बीच में लड़ाई होगी रे बाबा? ठीक है, यहाँ पे अब मैं नोट्स लेती हूँ। अरे यार, नोट्स कहाँ से लेते हैं, भूल गए हम तो, यहाँ से। ठीक है, तो ये फाइट जो है किसके बीच में, लड़ाई किसके बीच में हो गई है? फाइट। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट बनेगा, नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट बनेगा, नोट करेंगे सभी। फाइट बिटवीन, गन फाइट between two anti-junta armed groups, that is Chin National Defense Force CNDF and Chinland Defense Force Hualan Goram CDFH। ये दोनों एक हुआ करते थे और जुंता के अगेंस्ट, जुंता क्या होते हैं? मिलिट्री। ठीक है ना, मिलिट्री का हेड उसके अगेंस्ट है, मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ रहे थे और फिर आपस में ही लड़ने लग गए। तो ये दो नाम जो है बेटा, चिन नेशनल डिफेंस फोर्स और चिनलैंड डिफेंस फोर्स हुलियालन गोराम, ये नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब ये आपस में लड़ रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है तो लोग भाग रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं कर सकते? ओहो, ठीक है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, अब ये वाला कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए नया पेज निकाल लेते हैं, हमारे पास सब चीज़ों के जवाब हैं। चलो अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट डे मिजोरम हैज़ बीन यूज टू म्यांमार नेशनल मूविंग। अब यहाँ पे हमारे म्यांमार के साथ क्या सिस्टम बैठा हुआ था? FMR।
तो FMR क्या है? व्हाट इज FMR? व्हाट इज FMR? क्या है रे भैया? FMR क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम। क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होती है? FMR क्या है? ये बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है, इंडिया और म्यांमार के अंदर, ठीक है, बीच में थी। और ये कब आई इनटू एग्जिस्टेंस? केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1968। 1968, ठीक है। क्या कर रहे थे? अलाउइंग रेजिडेंट्स along their 1643 kilometer long border to travel up to 40 kilometer inside। समझ में आ रहा है? नहीं? वेरी गुड, मैं समझाऊंगी। FMR क्या है? व्हाट इज FMR? फ्री मूवमेंट रिजीम। नाम से पता चल रहा है कि कुछ फ्री मूवमेंट। बॉर्डर में रहने वाले लोगों को, जो इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे रहते हैं, वो 40 किलोमीटर तक एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं बिना वीज़ा के। ये थी FMR। और कब स्टार्ट हुई? 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, 1968 में ये स्टार्ट हुई। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और ये रिड्यूस कर दी गई थी, रिड्यूस टू 16 किलोमीटर इन 2004, ठीक है ना। तो 2024 में सेंटर अनाउंस्ड सस्पेंशन ऑफ FMR। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया कहता है भैया हम FMR फॉलो नहीं करेंगे, बट कोई भी नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, देयर वाज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेम। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने दिसंबर 2024 में फ्रेश प्रोटोकॉल, मतलब नए रूल्स आए, प्रोटोकॉल, ठीक है ना, टू लिमिट द फ्री मूवमेंट टू 10 किलोमीटर। फ्री मूवमेंट कितनी रख दी? 10 किलोमीटर तक, मतलब आना जाना 10 किलोमीटर तक ही विदाउट वीज़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मणिपुर के अंदर लड़ाई हुई, उसके अंदर पता चला कि ये लोग भी इन्वॉल्व थे उन राइट्स में। जो ये रिफ्यूजीज आए हुए थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हमने कहा भैया एक तो हम तुमको आने दे रहे हैं, ऊपर से तुम हमारे यहाँ पर लड़ाइयाँ करवा रहे हो। तो फिर इसीलिए हमने इनके ऊपर रोक टोक लगा दी। तो ये FMR है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ें भी लिखवा दी हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द आइडिया ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या है? देखो यार, अब ना जिसको ये नहीं पता ये डेवलपिंग कंट्रीज है ना, अनलेस तुम तो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना, तो फिर तो तुम अपने आप को भी एक थप्पड़ मार लिया करो कि हाँ दिमाग याद रखना है, क्योंकि पिटना पिटाना भी सही रहता है तुम लोगों के लिए ना। हम भी पिट कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पीट लिया करो खुद को, पर नहीं अटैक वाला नहीं, नॉर्मल कि हाँ दिमाग याद रखना है, एक थपकी। द आइडिया ऑफ ग्लोबल साउथ हिस्टोरिकली रेफर टू ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज primarily in Asia, Africa and Latin America that shared a history of colonialism and ongoing struggles against global inequalities। तो यार मतलब वो कहते हैं ग्लोबल साउथ के साथ इनइक्वालिटी, कभी किसी के रूल के अंदर रहे, मतलब हमारे साथ कुछ बढ़िया नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। द सॉट टू ट्रांसफॉर्म हिस्टोरिकली वेस्टर्न डोमिनेट वर्ल्ड ऑफ ऑर्डर थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो मतलब अब हम वर्ल्ड के अंदर क्या करना चाहते हैं? साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए हम क्या लेकर आए? ब्रिक्स जैसी चीजें लेकर आए, ठीक है। अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट दैट दीज नेशंस एम टू यूज टू अचीव डेवलपमेंट थ्रू म्यूचुअल असिस्टेंस एंड इंक्रीज सॉलिडरिटी। मतलब हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। दिस एस्पिरेशन हैज रूट्स इन लैंडमार्क इनिशिएटिव्स सच एज बांदुंग कॉन्फ्रेंस। अब ये कह रहे हैं ब्रिक्स में क्या हो रहा है कि डेवलपिंग नेशंस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि भैया
चलो एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस तो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है ना। ये कह रहे हैं ये कौन सी चीज पे बेस्ड है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। ऑफ, अब हमें ये क्वेश्चन आ सकता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस कब की है, 1955 की है, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट, जब वर्ल्ड कह रहा था कि यार चूज करो रशिया के साथ हो या यूएसए के साथ, हमने कहा नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हमें अभी अभी आज़ादी मिली, हमें कोई स्यापा पंगा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हम चाहिए। तो हमने कहा नाम, हम ना इधर के ना हम उधर के, हम सिर्फ अपने, ठीक है। which sought to foster economic and cultural cooperation while promoting human rights and establishing new international economic order, ठीक है। द ग्लोबल साउथ हैज नेवर बीन मोनोलिथिक, एक पत्थर से कार्व नहीं है, हम डाइवर्सिटी, हम ये नहीं कह रहे, ठीक है ना। ये तो गोरे गोरे इकट्ठे हो गए, हमने कहा कोई गोरा काला चलने दो, हम एक हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। द रीसेंट ब्रिक समिट हेल्ड इन रियो दे जेनेरियो एग्जाम्प्लीफाइड द चैलेंज विद मेंबर्स नेविगेटिंग डिफरेंट रिलेशनशिप विद बोथ यूएस एंड रशिया। हम कह रहे हैं कि हम दोनों के दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो पर्सनल रिलेशन है वो भी हम रखेंगे, ठीक है ना। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोला। ब्रिक समिट जो रियो दे जेनेरियो में हुई उसमें ईरान पे जो अटैक किया यूएसए ने उसको भी क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना। जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया टेरर अटैक उसको भी क्रिटिसाइज किया, ठीक है। ब्रिक्स बिगैन एज एन इकोनॉमिक एक्रोनिम कॉइन्ड बाय गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट जिम ओनील। नाउ ब्रिक्स की इतनी ज़्यादा बात हो रही है तो ब्रिक्स जो है वो कहाँ से आई, ठीक है ना। बिगैन एज एन इकोनॉमिक एक्रोनिम coined by Goldman Sachs इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम क्या है, जिम ओ नाइल इन 2001, ठीक है ना। It has now evolved into a substantial intergovernmental organization comprising of 35% of the global economy and almost half of the world's population, surpassing G7's 30% economic share. तो जहाँ पर 35% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है, जो कंट्रीज हैं, इसका पार्ट बन चुकी हैं। G7 ग्रुपिंग में कितना है, G7 30% जीडीपी है वर्ल्ड का, ठीक है ना, जीडीपी ऑफ वर्ल्ड है, तो हम इसको सरपास कर गए हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। द ब्लॉक्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर fostering economic, political and social cooperation among members while increasing their collective influence। तो हमारा क्या है कि हमको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशल कोऑपरेशन करते हुए आगे चलते रहना है। दिस इंक्लूड्स एडवोकेटिंग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल बॉडीज, ठीक है। जैसे यूएनएससी के अंदर हम चाह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाह रहे हैं, और परमानेंट मेंबरशिप जो है, ठीक है ना, वो चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूएस इनिशिएटिव सच एज न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ पर हमारे इनिशिएटिव क्या है ये लिख लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये लिखेंगे, दिस शुड बी अ पॉइंट। ये किसका इनिशिएटिव है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी किसका इनिशिएटिव है, ब्रिक्स का। एंड कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, दैट इज CRA, ठीक है ना। ये क्या है, ये किसका है, ये ब्रिक्स के इनिशिएटिव है, और ये किसके लिए है, टू काउंटर और ऑफर ऑल्टरनेटिव्स टू वेस्टर्न डोमिनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको लिखेंगे ऑल्टरनेटिव्स। तो हमें क्या कॉपी करना है, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ पूरे पॉइंट्स हमने कॉपी करने हैं। कॉपी, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। वो क्या कह रहे हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है, दे आर ऑल्टरनेटिव्स टू वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड नेशन के, किसको ऑल्टरनेटिव है, डेवलप्ड नेशंस के, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के,
ठीक है, ऑल्टरनेटिव है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डिक्लेरेशन स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, तो यहाँ पर ब्रिक्स की समिट में 3 चीजें हुई जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये चाहे ना लिखो। एक तो गाजा में जो इसराइल कर रहा है उसको इन्होंने बोला कि भैया गलत कर रहा है, ठीक है ना। जो ईरान में यूएस ने किया उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान ने किया उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना। तो यूएसए कह रहा है ऐसे कैसे किया, ये कब किया, वो कब किया। अब यहाँ पर इन्होंने और चीज करी, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 6th पॉइंट बनेगा ये, ठीक है ना। ये जो समिट थी, ठीक है ना, समिट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पार्टनर कंट्रीज category extending associate status to nations including Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda एंड उज्बेकिस्तान। मतलब नए मेंबर्स के अलावा ये लोग ये कंट्रीज को भी ब्रिक्स में इंक्लूड कर लिए हैं, और इनको ये कौन सी कैटेगरी में डाल दिए हैं, न्यू पार्टनर कंट्रीज की कैटेगरी में, विच इज ग्रेट, ठीक है। उसके बाद बिसाइड वेस्टर्न पावर्स हैव नॉट रिमेन पैसिव ऑब्जर्वर्स ऑफ ब्रिक्स ग्रोथ, डोनाल्ड ट्रम्प रिस्पॉन्डिंग टू ब्लॉक्स क्रिटिसिज्म एंड मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान। वो कहता है कि मैंने यूएसए ने जो किया तुम उसको कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, ना 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 ना, ये पावर, ये जुर्रत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यूएन की एक रिपोर्टर जो कि इंडिपेंडेंट रिपोर्टर है, उसने बोल दिया कि भैया जो मतलब एक मिनट, इसके पहले नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक तो इसका नाम फ्रांस सीए, ठीक है, फ्रांस की सीए है ये, ठीक है ना, एल्बनीज, ठीक है, ठीक है ना। फ्रांस और एल्बनीज याद रखना है, ठीक है। तो ये कौन है, रिपोर्टर, ठीक है, यूएन स्पेशल रापोर्टर टियर, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। इन्होंने क्या बोला, इसने बोला कि भैया जो इजराइल में वॉर चल रही है ना, वो उसमें यूएसए की कंपनीज का बड़ा ही फायदा हो रहा है, और वो जानबूझ के ये चलवा रही हैं वॉर्स, क्योंकि यहाँ पर इनका लाइव जो है टेस्टिंग हो रही है। किस चीज़ की टेस्टिंग हो रही है, वेपन्स की, ठीक है ना। तो यूएसए कहता इतनी गुस्ताखी कतई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या हुआ। UN Special Reporter from Human Rights in Palestinian Territory, Francesca Albanese, released a report detailing the companies that benefited from Israel's invasion of Gaza. ठीक है, क्या है, for human rights in Palestinian territories, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, रिलीज्ड अ रिपोर्ट डिटेलिंग द कंपनीज दैट benefited from Israel's invasion of गाजा। वो कंट्रीज की लिस्ट जिनका फायदा हुआ जो इजराइल गाजा की वॉर में चल रही है, ठीक है ना। ये कौन है, इटालियन है, इटालियन एक्सपर्ट ब्लेम्ड 48 फर्म्स जिसमें से many of them are Americans। क्या है ये, टेस्टिंग ग्राउंड फॉर न्यू
technology. She called upon these companies to stop doing business with Israel and sought to bring trial at them in international criminal court. ठीक है ना, ऑलरेडी बैंड, शी इज ऑलरेडी बैंड। एक मिनट, ये नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली यूएस ने बोला कि शी इज इन्वॉल्व इनटू एंटी सेमिटिज्म। मैं इसका मीनिंग नहीं बताने वाली। एंटी सेमिटिज्म क्या होता है? हेट्रेड टुवर्ड्स जूस, हेट्रेड टुवर्ड्स इजराइलीज। ठीक है ना। तो ये स्पेशल रिपोर्टर्स होते क्या? इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स एम्प्लॉयड बाय यूएन to examine specific issues. They do not fall under the jurisdiction of UN Secretary General but come within the ambit of UN human rights. अब ये भी नोट करना है, प्लीज नोट कर लो, मेरे से अब लिखा नहीं जा रहा बहुत ज़्यादा। ये लिख लो, आज मेरे पास टेबल भी नहीं है तो ये लिख लो, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे द कर्ब्स ऑन मिस्टर एल्बनीज वुड प्रिवेंट हर एंड फैमिली फ्रॉम ट्रैवलिंग टू यूएस। तो उन पे कर्ब लगा दिए गए हैं, शी वोंट बी एबल टू ट्रैवल टू यूएस। अगर उसका कोई प्रॉपर्टी भी वहाँ पड़ा वो भी हड़प लेंगे लोग, ठीक है ना। ये सारी कंपनीज जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, ठीक है। इसका नाम फ्रांस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In the world of AI chatbots dominated by OpenAI's ChatGPT, xAI's Grok has rapidly carved out a name for itself. ठीक है ना। तो ChatGPT जो है वो कौन सी कंपनी का है? OpenAI का है, ये पता होना चाहिए आपको। OpenAI कंपनी, ठीक है। ग्रोक जो है वो किसका है? ग्रोक है xAI का। और xAI किसकी है? एलन मस्क की। और xAI ने किसको एक्वायर किया है? एक्वायर्ड x, अपने x को एक्वायर कर लिया। x मतलब किसको? ट्विटर को। ट्विटर इज अ सब्सिडी ऑफ xAI नाउ, albeit one now might designed as an alternative to its working, ये वो। उसके बाद यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था, लिंडा याकारिनो जो है वो रिजाइन कर गई है। ग्रॉक इज अ प्रोडक्ट ऑफ xAI, एन AI कंपनी फाउंडेड बाय मस्क इन 2023, ठीक है ना। यहाँ पर xAI फाउंडेड बाय एलॉन मस्क इन 2023, ठीक है। तो ग्रॉक जो है ये सारा हमने पढ़ लिया कि ट्विटर को बाय कर लिया। डेंगू वैक्सीन 3rd फेज में है। डेंगू, इंडियाज फर्स्ट डेंगू, इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन क्या करती है ये कि कौन से ट्रायल में? 3rd फेज में है। इट्स इन विच फेज? इट्स इन 3rd फेज, ठीक है। फॉलोइंग एन अनाउंसमेंट बाय IMCR, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन बना रहा है? ये जो वैक्सीन है ये पैंसिया बायोटेक लिमिटेड बना रही है। तो इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स 3rd वाले के लिए शुरू कर लिए, लोगों को एनरोल कर लिया, ठीक है ना। तो ये इंडिया की फर्स्ट डेंगू वैक्सीन बनेगी, ठीक है ना। और ये कौन सा स्ट्रेन है? टेट्रा वैलेंट डेंगी वैक्सीन स्ट्रेन, दैट इज TB003 TB005, ठीक है ना। किसने डेवलप करी? डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ USA, ठीक है ना। इन्होंने ये स्ट्रेन डेवलप किया है।
तो ये एडवांस स्टेज पर है, बना लेंगे ये वाली कंपनी। तो ये इंपॉर्टेंट है कौन सी कंपनी है जो ये कर रही है ये कार्यक्रम, थर्ड ट्रायल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। logri.in पर आप जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय कंपाइलेशंस, इफ़ यू वांट टू बाय MCQs करंट अफेयर्स के लिए। अगर ज़रूर बताना इन द कमेंट्स आपको सेशन कैसा लगा, लाइक ज़रूर करना है इस सेशन को, ठीक है ना। और आज का क्वेश्चन ओके, चलो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो कौन सी UN रिपोर्टर जिसने बोला कि भैया ये जो कंपनीज हैं ये ट्रायल ग्राउंड की तरह यूज़ कर रहे हैं गाज़ा को, ये किसने बोला है, ये रिपोर्ट कौन लेकर आया, नेम द पर्सन, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।